रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब आपके घर में ही है आपका हाउस, ठीक है, या फिर या इंस्टीट्यूट, पहले एक जगह घर लेते हैं और एक जगह इंस्टीट्यूट लेते हैं, ठीक है। अब मैं घर में बात करूँ तो आपके घर में कुछ रूल्स होंगे होंगे जैसे कि बहुत सारे घरों में ये रूल होता है कि आपको 8 o'clock उठना ही उठना है। ये नहीं भी है मैक्सिमम, तो आपको ये है कि रात को 10 बजे से पहले पहले घर के अंदर होने चाहिए, होता है ना, ठीक है। अगर आप 11 बजे तक घर के बाहर हो तो क्या होगा, पापा पिटाई कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो घर के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इट इज वेरी नेसेसरी। अभी यू पीपल आर फीलिंग कि पेरेंट्स आर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, बट दिस रिस्ट्रिक्शन विल रिजल्ट वेरी गुड इन द फ्यूचर। अगर आपको बचपन में स्कूल में ना डाला गया हो, आप लोग अभी तो खैर मेच्योर एनफ हो, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग सीएमए, लेकिन अगर आपको बचपन में स्कूल में ना डाला गया हो, या आपने साथ का कोई फ्रेंड देखो जो पढ़ता नहीं है, तो उसकी कंडीशन क्या है आज, उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं लगाया गया। समझ में, जिन घरों में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते उनके बच्चे क्या होते हैं, इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अ शेड्यूल, राइट, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, राइट, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आपका क्लास होगा, टाइम है, ऐसा नहीं है ना कोई भी कभी भी आ रहा है कभी भी क्लास हो रही, नहीं, एक डेकोरम मेंटेन किया गया है। आपके चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के बाद आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। टेस्ट के बाद आप अपने आप को एनालाइज करोगे कितना सिस्टमैटिक वे में, मैंने बोला कि विद इन 4 मंथ हम लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे, 2 महीने हम रिवीजन करेंगे। तो इस के लिए इस जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको अगर हम कंप्लाई करते चलेंगे तो हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, येस और नो। तो जैसे हम घर में, एक छोटा सा घर है एक लेवल का, तो एक स्टेट है, फिर एक कंट्री है, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए ना, ठीक है। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा गया, समझ में आई, इसीलिए इनको क्या किया गया, लिखा गया, लिखने को कहते हैं कोडिफाइड। और हर चीज को लेकिन नहीं लिखा जाता, लेकिन हर चीज का, ऑलमोस्ट हर चीज का एक्ट है। जैसे कि एक सिंपल सी बात बोलो, आपने सुना होगा बीएनएस, सुना है, सावधान इंडिया वगैरह तो देखा है, वो बोलता है ना आईपीसी के तहत इसको अब वो आईपीसी को चेंज कर दिया गया, उसको बना दिया है बीएनएस, ठीक है। पहले होता था इंडियन पीनल कोड, अब है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये चेंज होके ये हो गया, क्लियर। तो ये इसमें क्या है कि अगर आपने चोरी करी, अगर आपने डकैती करी, रेप करते हो, हरासमेंट करते हो, स्टॉकिंग करते हो, तो आपको कितने साल की सजा होगी, समझ में आई। तो ये इसके लिए है। फिर हमारे लेवल पे जैसे अगर है, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो 20% मैंने दिखाया है। तो अगर आपने किसी को चेक दे दिया और चेक बाउंस हो गया तो क्या होगा, जेल तक हो जाती है, समझ में, जेल तक, 2 साल की जेल तक हो सकती है, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, किस लिए, ताकि स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, ताकि सारी चीजें क्या चले सोसाइटी में, स्मूथली वर्क करें, आ गया समझ, ठीक है। तो इसलिए लॉज को बनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं लॉ, लॉ दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ का मतलब क्या होता है, सिविलियन वर्ड सुना है ना, क्या मतलब होता है सिविल का, आम जनता, सिविलियन, है ना। तो सिविल लॉ का मतलब क्या होता है, मैं इसको बोलती हूँ कि अगर जो लॉज बनाए जाते हैं, लॉज प्रॉपर्टी, लॉ किसके लिए हो, प्रॉपर्टी किसके लिए हो, ठीक है, ठीक है। जो कि इसको बोलते हैं, जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए बी 2 पर्सन है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए, और इसने बी ने वॉयलेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, समझ में आई। तो ए क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, किसके अगेंस्ट जाएगा, बी के अगेंस्ट जाएगा, समझ में आई। तो ये सब 1 to 1, इसको मैं बोलूंगी 1 to 1, मतलब इसने इसको केस, इसके ऊपर केस किया है, बाकी सोसाइटी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना, नहीं पड़ रहा ना,
सोसाइटी इससे अफेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो सिविल लॉ कौन से हैं? प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हो गए। क्या नाम है बेटा आपका? अमन, बैठ जाओ, ठीक है। तो बेटा हम लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ दो तरीके के, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका किस में आता है? सिविल लॉ में आता है, ठीक है। या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये किस में आते हैं? सिविल लॉ में आते हैं। समझ में आई? क्लियर? तो सिविल का मतलब क्या हो गया? या तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, या दो बंदे का कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग सिविल कहते हैं, ठीक है। क्लियर? अब क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? जो कि पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट होता है। पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलूं, जैसे कि एक सोसाइटी में रेप कमिट होता है, लेट्स से, जब सोसाइटी में रेप होता है या थेफ्ट होता है, चोरी, जैसे तुम्हारे आसपास में कभी चोरी तो हुई होगी, है ना। जैसे तुम्हारे घर के आसपास चोरी हुई होती है तो क्या होता है? तो घर वाले तुम्हें क्या कहते हैं? हाँ, गेट को लॉक रखना, ये सब बोलते हैं ना। तो एक क्राइम हो रहा है लेकिन उससे पूरी की पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल लॉ। समझ में आई? आ गया समझ? तो सिविल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर होते हैं, ठीक है। क्लियर? 1 to 1 का ऑफेंस होता है ये। और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? ये पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट होते हैं। डन? समझ में आई? अब इसी में मैं अगर मैं बात करूं लॉज में, इसको फर्दर अगर मैं बोलूं, एक होते हैं बेटा प्रोसीजरल और एक होते हैं सब्सटैंटिव। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? आपको प्रोसीजर बताएगा, हम प्रोसीजर बताएगा मतलब, लेट से मैं बाहर निकलती हूँ, ठीक है, और क्या हो जाता है? मेरा बैग कोई स्नैच करके ले जाता है, चोरी हो गई। अब चोरी हो गई, लेकिन चोरी हो गई, मुझे पता है कि चोरी, जो बंदा चोरी करता है उसको लेट से 2 साल की सजा मिलती है। लेकिन भाई उसका प्रोसीजर क्या है? मैं क्या करूंगी? तो आपको पता है, आप मैम पहले पुलिस स्टेशन जाओगे, है ना, आप कंप्लेंट करवाओगे, यही तो होगा। तो वो प्रोसीजर क्या है? तो वो होता है आपका प्रोसीजरल। और सब्सटैंटिव में सिर्फ आपको क्या बताता है? आपकी राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी। मतलब मैम, राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है मैम? राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी का मतलब अगर जिसने चोरी की है, ठीक है, उसको 2 साल की सजा मिलेगी, बस। समझ में? प्रोसीजर मुझे पता है कैसे मिलेगी, पूरा प्रोसीजर, कि मैं कोर्ट मैं पुलिस स्टेशन के पास में जाऊंगी, पुलिस क्या करेगी? थेफ्ट में तो यूजुअली नहीं होता, जैसे किसी गर्ल के साथ रेप कमिट हुआ तो वो क्या करेगी? एफआईआर करवाएगी। एफआईआर करने के बाद वो क्या करेंगे? वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। समझ में? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। क्लियर? ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। और सब्सटैंटिव आपको सिर्फ आपकी राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटीज बताते हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं? अब अब मैं कहती हूँ, ये लॉ बनाता कौन है? कौन बनाता है लॉ? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट में कौन? गवर्नमेंट मोदी जी बनाते हैं लॉ? क्या कहोगे, कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है लॉ। पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट पास करती है। और कोई? आपको याद रखना है, गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट पूरी किससे चलती है? 3 पिलर पे डिपेंड है। समझ गए? 3 चीजें हैं जिसमें पूरा का पूरा ये चीज खेल जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम हमारा संविधान। हमारा संविधान है ना, जिसमें सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो हमारे 3 पिलर है गवर्नमेंट के। कौन कौन से हैं? देखो बेटा, मैं सीधा कंटेंट पे भी जा सकती थी, चैप्टर स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, लॉ कौन बनाता है, लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है लेजिस्लेचर।
एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव और लास्ट होता है हमारा जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, वो बॉडी, ठीक है, जो लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ को बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगी, हाँ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखूँ मैं एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन। लॉ को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कौन करवाएगी। ठीक है, और जुडिशरी का काम क्या होता है, लॉ को समझाना, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लॉ को क्या करना, समझाना। ठीक है, अच्छा मैम इसके आगे मैम लेकिन हमें समझ नहीं आया ये है कौन, हमने ये तो बोल दिया, तभी हम बार बार बोलते हैं LEJ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है वो कौन बनाता है, अगर हम सेंटर की बात बोलें तो इट इज द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक बोला था, सेंटर में लॉ पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब पार्लियामेंट में भी दो चीजें होती है, क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, और दूसरी जगह आपका स्टेट, सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें कौन आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर में, नाम सुना है, विधानसभा और विधान परिषद, नाम सुना है, ये लोग लॉ बनाते हैं स्टेट में। मतलब अगर सेंट्रल के लिए कोई लॉ बनाने वो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन दिल्ली के लिए कोई लॉ बनाने, यूपी के लिए, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी में आती है, यूपी के लिए कोई लॉ बनाने तो कौन बनाएगा, वो विधानसभा और विधान परिषद। ये तो थोड़ा बहुत अगर याद हो, जिसने थोड़ी पॉलिटी पढ़ी हो तो उसको पता है, बिल होता है, पता है। जैसे मुझे कोई लॉ बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है ना बेटा, एक बिल बनता है। ठीक है, बिल पहले जाता है ये पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाके ये दोनों हाउस से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा से। समझ में आया, जब दोनों से पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, उसके साइन के लिए, और जैसे प्रेसिडेंट साइन कर देता है वो बिल क्या बन जाता है आपका, लॉ बन जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, सेम स्टेट में भी जैसे यूपी ने कोई अगर लॉ बनाना है तो ये वो कहाँ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, यूपी लेजिस्लेशन के पास। ठीक है, वो विधानसभा और विधान परिषद में अगर पास हो जाएगा तो वहां पर किससे साइन होगा, इट इज साइन बाय द गवर्नर। स्टेट का जैसे जैसे सेंटर में PM होता है, ठीक है, वो स्टेट में कौन होता है, CM। सेंटर में प्रेसिडेंट होता है तो स्टेट में कौन होता है, गवर्नर। क्लियर हुआ। अब लेजिस्लेशन समझ आ गया, एग्जीक्यूटिव, तो मैम इसको एग्जीक्यूट कौन करवाता है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है। अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में याद रखना, इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, प्रेसिडेंट, एज ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में कौन करवाएगा, इट इज द गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। क्लियर, आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि लॉ बनाता कौन है, लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, और जुडिशरी का काम क्या होता है। ठीक है, अब क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लॉ को, जुडिशरी क्या होता है, हमारा सबसे ऊपर हमारे पास कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारा है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे हमारा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे आपने सुना होगा ना, ये कड़कड़डुमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, ऑल दीज आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्चुअली। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, बताती हूँ अभी। कोर्ट्स की बात करते हैं, जुडिशरी सबसे ऊपर होता है बेटा हमारा सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है। जो भी डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। कुछ समझ आया? जो इसने बोल दिया वो फाइनल है, ठीक है। एक ही है, ओनली वन, सिर्फ एक है। पहले 3 सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन सबको कंसोलिडेट करके एक कर दिया गया, ठीक है। सुप्रीम का मतलब ही क्या है? सबसे ऊपर, तो इट शुड बी वन ओनली। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम बात करें, वो होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एवरी स्टेट हैज इट्स ओन हाई कोर्ट, हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट फुल एंड फाइनल। आपने अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है, ठीक है, आप अपील लगा सकते हो किसमें? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सपोज करो ए और बी दोनों का केस था किसमें? हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट ने जो बी के अगेंस्ट डिसीजन दिया, डिसीजन अगेंस्ट बी, तो बी याद रखना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन मैम अगर यही चीज केस इनका अगर सुप्रीम कोर्ट में चलता तो वो कहीं नहीं जा सकता था, वो फाइनल था, क्लियर। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल, है ना। तो हाई कोर्ट का डिसीजन कैन बी चेंज्ड, ठीक है। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी चेंज, उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। हर एक एवरी स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। अच्छा, इसके नीचे हम बात करें तो इसके नीचे होते हैं बेटा क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है। जैसे कि ये रोहिणी कोर्ट का नाम सुना होगा, सुना है? द्वारका कोर्ट सुना है? नहीं सुना? 30 हजारी, ये सारे कोर्ट्स के नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये। 30 हजारी, राउज एवेन्यू, कड़कड़डुमा कोर्ट, पटियाला हाउस, नहीं सुना नाम तुम लोगों ने? कोई भी नाम नहीं सुना? नाम तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सारे, ठीक है। एग्जाम्पल केकेडी, केकेडी मतलब कड़कड़डुमा कोर्ट, क्लियर, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला 30 हजारी एक्सेट्रा, क्लियर। इसके नीचे और भी लोअर कोर्ट्स हो सकते हैं। आया? ये सारा है कोर्ट सिस्टम। तो ये 3 क्या है? दीज 3 आर एक्चुअली पिलर्स, गवर्नमेंट के पिलर है ना, यही तो एग्जीक्यूट करवाएंगे लॉ को, सारा काम तो यही करवा रहे हैं ना। एक लॉ को बना रहा है, एक लॉ को फॉलो करवा रहा है और एक लॉ को समझा रहा है, और पूरा पूरा लॉ पे ही तो सारी चीज डिपेंड करती है। आगे समझ? अब नोट डाउन करो। कहाँ तक लिखना है? यहाँ से लिखना है ना। अगर किसी को ठंड लग रही है तो एसी ऑफ कर देना।
ये हो गया था ना। नीचे करो। तुम लोग कौन से स्कूल से हो? अच्छा हरियाणा से आए हो, तो यहाँ पे पीजी में रहोगे? डेली अप डाउन पॉसिबल है? आदर्श, राजस्थान से? अरे भाई, तो यहाँ पे पीजी पे फिर? अच्छा, स्कूलिंग तुम्हारी राजस्थान से ही है? अभी आए हो? लाइबिलिटीज।
एक बार 2 मिनट 5 मिनट का टाइम है, एक बार पूरा गो थ्रू हो जो मैंने पढ़ाया है अभी, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। देखो डाउट पूछना ज़रूरी है, कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से। किसके? डिक्टेट चाहते हो मैं डिक्टेट कर दूँ? वो तो आपको बुक देगा इंस्टीट्यूट। आप मेरे से क्या चाहते हो, मतलब जैसे एक तो आपके पास इंस्टीट्यूट की बुक होगी, कौन सी? वो तो वहाँ वाली होगी ना, सीएमए की जो आई है। एक आपको यहाँ वाला इंस्टीट्यूट भी बुक देगा। नहीं समझ आई? नोट्स हो गए ना, वो आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ के नोट्स बुक में मिलेंगे, ठीक है। फिर भी उसके बाद भी आप चाहते हो मैं डिक्टेट करूँ तो मैं डिक्टेट भी कर सकती हूँ। क्लियर? ये जो है ये क्रक्स है, ये आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। समझ में आई? ये चीज़ें बहुत इजीली याद होती हैं ऐसे ही। और इसको अगर मैं थ्योरेटिकली पैराग्राफ्स में लिखवा दूंगी, बिलीव मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस। वो सिर्फ रट्टा हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। आप ये पढ़ना, फिर इंस्टीट्यूट आपको एक बुक देगा, एम इंस्टीट्यूट। जब आप हो जाओगे रजिस्टर्ड करवा लोगे अपने आप को, फी पे हो जाएगी तुम्हारी, इंस्टीट्यूट आपको एक बुक देगा उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन वाली बुक, कौन सी वाली? जो आपका सीएमए का इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यार आपके पास 5 मिनट है, एक बार गो थ्रू, कोई डाउट है पूछो, वरना हम अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने कंटेंट पे, ठीक है, बुक के कंटेंट पे। पढ़ लिया है सबने? क्या पढ़ रहे हो स्टिल? हो गया? अब देखो, अब मैं आपको कंटेंट बता रही हूँ। मैंने जैसे ये चैप्टर्स आपको बताया ना कि भाई हमने बताया था आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब 5 चैप्टर्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ वेरियस यूनिट्स में। क्लियर? तो यहाँ पर पार्ट ए जो आपका 80% है, और पार्ट बी जो आपका कितना है 20%। इसको जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, पार्ट बी को 11 पार्ट्स में, तो आपको सबसे पहले तो आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पढ़ते ही रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता उन्हें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पे आपको हमेशा आपका सिलेबस होना चाहिए कि ये आपने गो थ्रू करना, ठीक है। तो फटाफट मेरे साथ सिलेबस एक बार लिख लो कि आपको याद रहेगा कि ये पढ़ना है।
writing and drafting of business for intellectual and international business communication. Audience. एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करके कर देती हूँ मैं, फिर मैं भी लिख लूँगी. Dishonor of check. Primary and subordinate legislation. Warranties.
void and voidable. वारंटीज देखो बेटा, टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कंटेंट है ना। इसीलिए मैं सबसे पहले बच्चों को सिलेबस ही लिखवाती हूँ। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, क्वासी, QUASI, फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NI, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो भी पूछना है पूछ लो, लिख दिया मैंने पूरा। किसमें बेटा? चैप्टर नंबर 8 इज ई कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज, क्रॉसिंग। आज एक ही क्लास है, 2 क्लासेस है? कौन सी दूसरी? इकोनॉमिक्स कितने बजे? 1:30। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड चैप्टर ना, 4th चैप्टर में 5th पॉइंट, डिसऑनर ऑफ चेक है बेटा। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NI, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। असेंशियल एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का पहला है असेंशियल एलिमेंट ऑफ, आपने लिख दिया बेटा? लिख लिया? सोगा का 4th लिखा है, कंडीशंस एंड वारंटीज। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो ऊपर लिखा है ना वही है। पार्टी, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे इजीली। ठीक है, आज पूरा बेसिक ही बताना था फर्स्ट क्लास में आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, NI मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 6th
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Definition of promissory note, bill of exchange और check. Consideration, legality of object, discharge. देखिए सभी डन. ओके बेटा, लिखो जल्दी कर. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, मैंने आप लोग को देखो, अब आपको सिलेबस सारा समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आज फर्स्ट एंड लास्ट क्लास होती है जिसमें आपको सिर्फ मैं ब्रीफ करती हूँ. उसके बाद तो हमें इन डेप्थ कंटेंट ही करने हैं. ठीक है, फर्स्ट क्लास ज़रूरी होती है आपको एक तरीके से, कहते हैं ना, रूबरू करवाना है कि है पढ़ना क्या है. तो आपको पार्ट बी देख रहे होगे आप, जो आपको 20 नंबर दे के जाएगा. ये 11 यूनिट्स में डिवाइड है. इसको यूनिट्स बोलते हैं. 11 यूनिट्स में डिवाइड है, और ये सारा 11 बहुत सिंपल पार्ट है सारा. क्लियर. हार्डली 20 to 25 पेजेस पढ़ने हैं और 20 नंबर आ जाएंगे आपको. तो ये इतने में डिवाइड है. दिस इज़ द ईजीएस्ट पार्ट. इंग्लिश इसी लेवल पे इंग्लिश आने, उसके बाद नहीं आनी. पहले पता है सीए के पेपर में भी इंग्लिश आया करती थी. सीए के पेपर में तो 60% वॉज योर लॉ एंड 40% वॉज इंग्लिश. बट अब ये 2 साल से हटा दिया गया. अब इट इज़ नॉट लाइक दिस. ठीक है. और इसकी मैं बात करूँ, जैसे चैप्टर वन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर 1 को. ठीक है. चैप्टर 2 की बात करते हैं. चैप्टर 2 को फर्दर डिवाइड किया गया 10 पार्ट्स में. सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है ये लॉ का. और दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर. सीए हो, सीएस हो, चाहे सीएमए हो, तीनों में ये चैप्टर आता है. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेंथी भी है, इसके सेक्शंस भी बहुत सारे हैं.
नेक्स्ट इज सोगा की बात करें, सोगा में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसकी टोटल यूनिट्स जो हमें पढ़नी है वो 6 यूनिट तक पढ़नी है, 6। और अपना अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ उसमें 5 यूनिट्स पढ़नी है बस, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। तो हम 1 बाय 1 एक एक करके एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, क्या चाहते हो आज, इजी पढ़ना टफ पढ़ना, कहाँ से स्टार्ट करना है? इजी से स्टार्ट करें। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। दिस इज द ईजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि 10 मार्क्स का है और सब प्रॉपर इसमें इंट्रोडक्शन है कि भाई लॉ कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर जाते हैं अब टॉपिक पे, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन था अभी तक का जो मैंने आपको दिया, लॉ क्या है कैसे है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर सोर्सेज ऑफ लॉ। बेटा सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया? अब लॉ आपको पता है, देखो एक एक लॉ में ना आपको एक एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। लॉ का मतलब आपको पता है क्या होता है? लॉ आर रूल्स एंड अ सेट ऑफ, इसको मैं सिंपल बोलती हूँ, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके सोर्सेज क्या होंगे? आज जो आप लॉ देखते हो, जैसे मैं बात करती हूँ, एक सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको लिखवाया है, इस चैप्टर का नाम है पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अब ये एक्ट कब बना? ये जो ईयर लिखा होता है ना बेटा, इंडियन का मतलब क्या होता है? इट बिलोंग्स टू इंडिया, ये इंडिया से बिलोंग करता है, मतलब इंडिया में पूरी जगह एप्लीकेबल होगा ये। और ये ईयर क्या है, कब ये बना था एक्ट एक्चुअल में, समझ में आया? तो ये ईयर 1872 में ये एक्ट एनफोर्स हुआ है ना। तो क्या इससे पहले कोई एक्ट नहीं होगा? या फिर जो भी लॉ बनाए गए हैं आईपीसीए, उसके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जो आप आज लॉ पढ़ते हो, 1872 का हो गया या कोई भी एक्ट हो गया, जैसे कि या फिर सोगा ले लेते हैं, सोगा ये 1930 में अलग हुआ था ये, तो इससे पहले क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे? तो लॉ के सोर्सेस क्या हैं? लॉ कहाँ से बनता होगा? एनी आइडिया क्या सोर्सेस होंगे लॉ के? कहाँ से बनता होगा लॉ? अब ये है 1872 की बुक है, इससे पहले भी तो होते होंगे ना, क्या सोर्स होते होंगे लॉ के? ब्रिटिश लॉ, ठीक है। तुम कहते हो फॉरेन लॉ ले सकते हो, और एंजल नहीं। एक बात बताओ यार, लॉज तो पहले भी चलते थे, किंग्स जो होते थे, राजा, पहले के टाइम पे क्या होता था? राम राज सुना है ना, राजा थे ना राम, क्या करते थे? न्याय जस्टिस, है ना, करते थे ना। कैसे करते थे? क्या लॉज नहीं होते होंगे? होते तो होंगे उस टाइम भी, उनकी बुक्स होती थी ना, वो तो लॉज होते थे। फिर आपने सुना होगा कौटिल्य अर्थशास्त्र, नाम सुना है? इन सब बुक्स में क्या थी, नहीं सुना? साम दाम दंड भेद सुना है ना? क्या थे वो सब चीज़ें? ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स आए, ज़्यादातर हमारे जो एक्ट्स देखोगे ना आप ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सारे लॉ ब्रिटिशर्स के टाइम के ही थे। ये कह लो इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया है, ऑक्यूपाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, दे रूल्ड ओवर इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स, राइट। जब उन्होंने रूल किया है तो क्या किया, इंडिया के बहुत सारे उन्होंने, जैसे वेदास, बहुत से स्मृतिज हमारी कितनी सारी है, वेदास श्रुति स्मृतिज है ना, ठीक है। तो कितने सारे थे, ये लोग कहा जाता है फॉरेन में ले जाकर इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया। ऐसा नहीं है, अभी हम लॉज जो पढ़ते हैं मैक्सिमम ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, समझ गए, ठीक है। अब राजा के टाइम, राम के टाइम पहले क्या होता था, राजा ने लॉज बनवा दिए, और जैसे आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस देखते हो ना, तो वो क्या करते थे, रॉक्स होते थे बड़े बड़े, उस पर एनग्रेविंग करवाते थे, कुछ समझ आया, उस पर गड़वाते थे, लिखवाते थे, और वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रख दिया करते थे कि लोग इसको पढ़ें और लोगों को पता लगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, किन चीज़ों को कंप्लाई करना है। और आप इन बातों को अगर नहीं मानोगे तो आपके ऊपर या तो पेनल्टी लगाई जाएगी, या फिर आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, समझ में आई?
तो हमें यही पढ़ना है कि हमारे लॉज, हमारा, और मैं बताऊं तो कस्टम्स करते हो ना आप, कस्टम कैसे जो बहुत पुराने टाइम से होते हुए आ रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बना किसका, लॉ का। समझ में आई? कस्टम क्या होता है, जैसे डेथ, ये मैरिज सेरेमनी, उसमें बहुत सारे कस्टम्स होते हैं। समझ में आई? ठीक है, तो लॉ कैसे बना। अब मैं अभी की बात करूं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, इसको जो आप किसको क्या बोलते हो, संविधान। दिस इज द एपेक्स लॉ ऑफ लैंड। एपेक्स लॉ ऑफ लैंड का मतलब, जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, अभी हमने 3 पिलर ऑफ द गवर्नमेंट देखे, LEJ। बेटा ये तो 3 पिलर है, खंबे हैं, लेकिन ये भी अपनी पावर कहाँ से लेते हैं, ये भी अपनी पावर किससे लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। जो भी हमारा नया रूल एक्ट बनता है तो वो किसके कंसिस्टेंसी, किसको देखकर बनाया जाता है, इन व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मोदी जी को, प्रेसिडेंट को अपनी पावर कहाँ से मिलती है, PM को, CM को कहाँ से पावर मिलती है, इन सबको दे आर एक्चुअली फेचिंग देयर पावर फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। आप समझ में आया? इस चैप्टर में हमारे को यही पढ़ना है। इस चैप्टर को में हमें 3-4 यूनिट पढ़नी है बेसिकली। क्लियर? नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, अब सोर्स ऑफ लॉ को ब्रॉडली, अब मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉपर मैप, तुम्हारा प्रॉपर मॉड्यूल ही, जो हमारा इंस्टीट्यूशन ने मॉड्यूल दिया है उसी को फॉलो करते हुए, कि कोई भी टॉपिक हमारा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ, अगर मैं मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इन्होंने बोला है कि लॉ के 3 सोर्सेज हैं। पहला इन्होंने बोला ऑल स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैट्यूट का मतलब जो लॉ लिखा हुआ हो उसको स्टैट्यूट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पहला। सेकंड इसने बोला केस लॉ, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ठीक है, और कस्टमरी लॉज। और लास्ट इसने बोला, समझाती हूँ ये मैं क्या होता है, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस एंड अदर मैंडेट्स। देखो सुनो, स्टैट्यूट का मतलब समझ आ गई? जो लॉ की बुक्स होती हैं, समझ आया? बुक्स ऑफ लॉ, क्लियर? जिसको हम लोग कहते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट। ठीक है, लॉ की बुक्स मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, वो भी ऑनलाइन। फिर केस लॉ। केस लॉ का मतलब क्या होता है आपको पता है? जज जो है एक केस में कुछ बोलता होगा, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कुछ बोला तो वो क्या बन जाएगा? वो लॉ बन जाएगा।
समझ में आई? और सारे के सारे हाई कोर्ट, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाउंड है उसकी बात मानने के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केस लॉ। कस्टमरी लॉ कस्टम की बात करता है, जैसे पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मतलब हिंदू लॉ अलग है, हिंदूज के लॉ अलग हैं, समझ आया? मुस्लिम लॉ अलग है, वो अपने कस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्लियर? लास्ट कह रहा है ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशन एंड अदर मैंडेट्स। ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है एक्चुअली? ये बेटा आपने जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा था, टाइम टाइम पे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है, गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंसेस पास हो, गवर्नमेंट ने कुछ बोला अगर, ठीक है, तो वो सब भी क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। तो ये तीन मेजरली क्या है हमारा? दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे वो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। Ordinances, regulations and other mandates. ठीक है, आज सारा बेसिक बताया, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्टिंग किया था बस, नेक्स्ट से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल पेपर है, लिखने से रट्टा मारने से नहीं चलेगा। यहाँ चल भी रहा है लेकिन आगे प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। कितनी प्रॉब्लम आती है एक बार नहीं 4 बार पूछो। आई एम रेडी टू टेल यू। लॉ है, नया सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास ले लो। ठीक है, कोई डाउट है?